तुम सखी सहेली लेकर हम हाजिर हैं और आज मंजरी बताइए कौन कौन से विषय लेकर हम आज बात करने वाले हैं। मंदाकिनी जी, आज विश्व पुस्तक दिवस है तो इस पर हम बातें करेंगे क्योंकि पुस्तकों से सभी को प्रेम होता है। इसके साथ ही हमारा विषय है झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें। जी, जरा याद करो कुर्बानी में हम बात करेंगे क्रांतिवीर विष्णु गणेश पिंगले जी के बारे में। और मंदाकिनी जी, पीढ़ियों में बदलाव साक्षी बने सब, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आज व्यंजन में इंस्टेंट शरबत पाउडर यानी झटपट बनने वाले कुछ जो शरबत है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हाँ। हमारे प्रोग्राम में हमारे सभी साथी जुड़ चुके हैं, उनके संदेश भी आ चुके हैं। हाँ। तो जैसे पुस्तक की बात चली है तो पहला विश्व पुस्तक दिवस 1995 में 23 अप्रैल को मनाया गया था और उस दिन से ही इसे मान्यता दी जा रही है। बिल्कुल। और पुस्तकों की अगर हम बात करते हैं मंजरी, तो पुस्तकें हों, किताबें हों, ये पढ़ना हम सभी को एक जमाने में शौक हुआ करता था और हम खरीदा भी करते थे और घर में उनकी लाइब्रेरी भी व्यवस्थित रूप से हमारे घरों में होती थी और आज भी है। बिल्कुल। और कोई मांगने आता था तो बड़े प्रेम से हम उनको किताबें देते थे और साथ में ये भी बोल देते थे जब आप पढ़ लीजिएगा तो वापस कर दीजिएगा। और कई बार आसपास हमारे मोहल्ले में ही लाइब्रेरी खुली होती थी। हाँ। तो वहां पर भी जाकर कुछ बहुत थोड़ी सी फीस होती थी, भर करके किताबें घर लाते थे और समय से पढ़कर उनको वापस भी कर दिया करते थे। तो हर तरीके की किताबें वहां पे मिला करती थी। कुछ दुकानों में भी किताबें रखा करती थी, मैगजीन्स आते थे, अखबार आते हैं, आज भी आते हैं। तो जहां से हम उनसे एक तरह से हमारा हमेशा के लिए बंदी होती है कि हम हर महीने आपसे इतनी किताबें लेंगे और उन्हें पता होता है कि हम कौन कौन सी मैगजीन्स पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ना पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो वो भी उनके दुकानों में आता है और हम पढ़ा करते हैं। और जहां तक पुस्तकों की बात है, विश्व पुस्तक दिवस हम मना रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि दिवस तो हम मना लेते हैं, लेकिन दिवस के बाद हम पुस्तकों पर कितनी बात करते हैं, कितना पुस्तक हमारे जीवन से जुड़ी होती हैं और उसके महत्व को हम कितना आंकते हैं। हालांकि हम सभी कहते हैं कि पुस्तकों का बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन देखा जा रहा है कि आज हम पुस्तकों से ही दूर होते जा रहे हैं क्योंकि आज हम सोशल मीडिया से जुड़ चुके हैं और सब चीज नेट पर उपलब्ध होती है, हम वहां पर पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब हाथ में किताबें होती हैं तो आपकी दृष्टि एक एक अक्षरों पर जाती है और अगर आप उसे मन में पढ़ते हैं तो आपके विचार और अच्छे हो जाते हैं और आप बोल बोल के पढ़ते हैं तो आपके पास बोलने का एक अभ्यास भी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। से हाँ। और ज्ञान तो आपका बढ़ता ही बढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे देखिए श्रोता भाई लोग ने भी संदेश भेजे हैं, लिखते हैं कि विश्व पुस्तक दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन किताबों, लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तकालयों के योगदान को मान्यता देता है। इस दिन का उद्देश्य है कि लोगों को किताबों के प्रति प्रेम और पढ़ने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। उद्देश्य है कि पढ़ने को प्रोत्साहित करना और पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देना है। ज्ञान के प्रसार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना किताबों और कॉपीराइट के महत्व को रेखांकित भी करता है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। देखिए, जो किताबें हैं वो हमें शिक्षा तो देती है, हमारी कल्पना की उड़ान को भी बढ़ाती है। हमें समझ आता है कि हम क्या क्या सोच सकते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है उसे भी आकार देती है और उन्हीं पढ़ाई। हाँ, और उन्हीं किताबों को पढ़कर हम खुद भी हमारे अंदर अंकुरित फूटने लग जाते हैं कि हम भी कुछ लिखे, हमारे विचार बढ़ने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो हम भी उन्हीं से सीख करके कहानियां हो, चाहे कविताएं हो, चाहे शेर शायरी, उपन्यास है, बिल्कुल लिखना शुरू कर देते हैं। कल मंजरी में एक लेखक का इंटरव्यू सुन रही थी, बहुत बड़े लेखक हैं, तो उन्होंने कहा कि युवा लोगों को वो आह्वान कर रहे थे कि किताबें पढ़िए और खूब किताबें पढ़िए, किताबों को अपने जीवन से फिर से जोड़िए। भले ही मोबाइल का जमाना है या कंप्यूटर का जमाना है, आप दिन भर मोबाइल पर लगे रहते हैं। वो बोले आप जितना समय रील्स देखने में लगाते हैं, जितना समय आप मोबाइल के मैसेजेस देखने में या वहां पर फेसबुक पर चैटिंग करने में लगाते हैं, उससे ज्यादा ध्यान आपको किताबों में होना चाहिए। अब एक बार किताबों की तरफ लौटे तो वो बार बार युवाओं से आह्वान कर रहे थे और उन्होंने कुछ नाम दिए कि जैसे ही हम मोबाइल में क्या देखना चाहते हैं, कहाँ तो एक हमारे देश के युवाओं को फ्रंट पे जाकर युद्ध लड़ना चाहिए, सीमाओं पर जाकर तैनात होना चाहिए, कहाँ युवा आज रजाइयों में घुसकर या बिस्तरों में घुसकर अजीब सी फोटोएं देख रहे हैं और रील्स देख रहे हैं या बेढंगी चीजें देखने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। और पहले देखिए कहा भी जाता था मंदाकिनी जी कि सोते समय एक अच्छी पुस्तक जरूर पढ़ो, जिससे तुम्हारे सोते समय विचार अच्छे रहें माइंड में। बिल्कुल सही कहा। और आज भी कहा जाता है कि सोने से पहले आप अपने दिमाग को व्यवस्थित रख लें। कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसी
बात आपको सोने से पहले नहीं करनी चाहिए जो आपकी नींद को खराब करती है। और उस समय देखिए घरों में भी किताबें कितनी आती थी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी जो जमाने की किताबें थी वो भी अलमारी में रखी रहती थी। रूम में एक कमरा होता था उनका पुराना, या कोठरी कह लीजिए, उसमें दीवार वाली अलमारी में सारी बुक्स करीने से सजी होती थी। तो उसमें जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की भी किताबें मिल जाती थी। बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर को हम पढ़ा करते थे और प्रेमचंद की किताबें तो हर घर में, जहाँ पढ़ने का शौक है वहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। और मैथिली शरण गुप्त की साकेत भी हमने वहाँ पर देखी, रखी, पढ़ी। और रश्मि रथी भी रामधारी सिंह दिनकर जी की, जी बिल्कुल, फणेश्वर नाथ रेणु को हम पढ़ा करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि रामायण भी आज भी घर में पढ़ी जाती है। वाल्मीकि की रामायण जो है आज भी हमारी जो बुजुर्ग औरतें हैं वो आज भी पढ़ती हैं और नई पीढ़ी को भी इसे पढ़ना चाहिए। नई पीढ़ी को भी, कुछ लोग तो खैर पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो बच्चों को कहानियां सुनानी होती तो पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा जी की लिखी हुई थी, तो उससे कितनी प्रेरणा मिलती थी उन कहानियों में। पंचतंत्र की कहानियां तो हम घोट के पी जाते थे मंजरी। अगर देखा जाए तो एक युग था ऐसा जब हम पढ़ा करते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो पंचतंत्र की कहानियां इतनी ज्ञान देती थी, हमें ज्ञानवान होती थी कि दिमाग में अलग ही तरह की बातें चलती थी। और उनको पढ़ने के बाद पूछा भी जाता था कि तुमने इस कहानी से क्या सीखा। तो वो बहुत मतलब कहना चाहिए आज के समय में भी वो कहानियां हमारे लिए उतनी ही मददगार साबित होती हैं। और हम अपने कोर्स में भी पढ़ा करते थे। कबीर को हम पढ़ते थे, जायसी को हम पढ़ते थे, है ना, सूरदास को हम पढ़ते थे, संत मीराबाई को हमने पढ़ा है। तो ये हमारी कोर्स की किताबों में भी होता था। पद्य, हिंदी पद्य की किताब जो हुआ करती थी उसमें हम पढ़ा करते थे। संस्कृत की किताबों में हम बाण भट्ट को पढ़ा करते थे, है ना। तो बहुत सारे नाम अगर हम लेने चलेंगे तो शायद ये समय ही कम पड़ जाएगा। तो इन सभी किताबों को पढ़ा, फिर से खंगालिए। कहीं ना कहीं अगर आप नेट पर भी पढ़ते हैं तो ई पुस्तक खोल लीजिए। अगर आप कागजों की किताब पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं या नहीं ला पाते हैं तो आप ई पुस्तक के जरिए भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। लेकिन किताबों की ओर हमें लौटना चाहिए। और हमारे साथी श्रोता लिखते हैं कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। वे हमारे ज्ञान को बढ़ाने और हमें अधिक रचनात्मक बनाने में हमारी मदद करती हैं। वे हमारे सामने आने वाली हर समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। विभिन्न पुस्तकों को पढ़ने से दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलने और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोग अपने माँ बाप की दी हुई किताबों को कबाड़ में फेंक देते हैं। वो किताबें जो उनके माता पिता ने कितने प्रयत्न करके, प्रयास करके उनको किताबें खरीदी थी, मगर वो किताब पढ़ना पसंद करते थे और आज हम नहीं करते हैं। कोई कैसे भी लिखता है, ये कितनी मुश्किल है। किसी किताब को लिखना कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसकी रात दिन की मेहनत होती है। कितनी मेहनत से विचार उनके आते हैं और वो लिखते हैं। तो हमें किताबों की कद्र करनी चाहिए, उन लेखकों की कद्र करनी चाहिए। और आज भी मौका मिले तो उपहार में कुछ भी दें, लेकिन एक किताब जरूर दें। और लोग देते भी हैं, ऐसा नहीं है। हमें कुछ लोग जब गिफ्ट देते हैं तो किताबें कई बार हमें मिलती हैं भेंट में और अच्छा भी लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप दुनिया जहान की, आप अपने देश के लोगों को तो पढ़िए, साथ में विदेशी लेखकों को भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब सीमा से परे है। आप कुछ भी पढ़िए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप हर किस्म की किताबें पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि पुस्तक का हमारे जीवन में कितना महत्व है। जी।
मंदाकिनी जी, किताबों से जुड़ी बातें और भी हमारे श्रोता भाइयों ने बहनों ने करी है, तो हम ले लेते हैं संदेश। किताबों के शौकीन रहा हमारा जनरेशन, बचपन से किताबों का शौकीन रहा, क्योंकि हमारे लिए मनोरंजन का मजबूत साधन था। स्कूल की लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी, सभी में हमें किताबें खूब पढ़ने को मिली। हमारे गार्जियन किताबें खरीद कर हमें उपहार में देते भी थे। स्कूल में भी किताब ही उपहार में दिया जाता था। आज भी मेरे पास साहित्यिक और मेरे पसंदीदा लेखक लेखिका के किताबें हैं, और मैं भी इन्हें अपनी साड़ियों की तरह अच्छे से सहेज कर रखती हूँ, और मैं हर साल 8-10 किताबें जरूर खरीदती हूँ। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किताबों में पूरी दुनिया समाई हुई है, उसमें ज्ञान का भंडार तो है ही, वो स्ट्रेस को दूर करने का भी काम करती हैं। किताबें तो हमारे इतिहास की धरोहर है, और सारा लेखा जोखा इसी में समाहित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिन ब दिन पुस्तक पढ़ना काफी कम हो गया है। हमारे मराठी में एक कहावत है कि वाचाल तर वाचाल, यानी यदि पढ़ोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। जी, और अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं, जो है कि झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहें। हाँ, ऐसे लोगों की किसी मौके की जरूरत नहीं होती मंदाकिनी जी। ये अच्छाई में ही झगड़े के बहाने देख लेते हैं, और ये एकदम भरे हुए बारूद के गोले की तरह होते हैं, कहीं ना कहीं पे वे फट ही जाते हैं। और इनसे ज्यादा बात ना करें, सबसे अच्छा यही होता है, और ना ही बहस करें। उचित दूरी बनाकर रखने में ही इनमें कहा जाता है कि समझदारी है। हाँ बिल्कुल, आज आपने विषय बहुत ही अच्छा चुना है कि झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, ये समझ में नहीं आता कि सामने वाला इंसान है कैसा, वो झगड़ालू है कि नहीं है, वो प्यार से मिलने वाला। ये तो मिलने के बाद उसके साथ आप जब बार बार रहते हैं, मिलते हैं, तब समझ आता है कि फला व्यक्ति झगड़ालू प्रवृत्ति का है। तो जब ऐसे लोगों से आपका सामना होता है, तो ये मान के चलिए कि झगड़ालू स्वभाव के इंसान की सोच में इतनी नकारात्मकता भर जाती है कि उनकी हर नजर हर वक्त मीन मेख निकालने में लगी रहती है, और इसके पीछे उनके जीवन में आई उथल पुथल समस्याएं होती हैं, जिनसे उनका आपा वो खो देते हैं। मतलब वो खुद जो है एक तरह से कहना चाहिए कि इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे होते हैं, और कभी कभी वे किसी सफलता तारीफों से भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं। दूसरे की सफलता से, दूसरे की ईर्ष्या से उन्हें जलन हो जाती है। और तभी ऐसे लोग पीठ पीछे हर से बुराई करते फिरते रहते हैं, और यदि उनसे उसकी बातों में कुछ भी हाँ में हाँ मिलाई तो उसका नाम लगा देते हैं, और कुछ तो एकदम भोला भाला साफ समझते हैं। वैसे कोई जन्म से अच्छा बुरा नहीं होता मंदाकिनी जी, समय के अनुसार उसके अंदर इतना बदलाव आ जाता है कि वो अपने आगे किसी को बढ़ता देख नहीं पाता है, तभी वो हमेशा हर बात के बीच में टोका टोकी यानी ताने मारने का काम करने लग जाता है। जी बिल्कुल सही कहा है मंजरी आपने। और झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों में यहाँ तक देखा जाता है कई बार कि वो झगड़े में आ जाते हैं तो कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हर बात में वो दखल अंदाजी करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं आपसे, हर वक्त बुरा बर्ताव करते हैं वो आपसे। ऐसे भी लोग होते हैं। और काम में नुक्ताचीनी करना उनकी खास आदत होती है, या वो कहीं ना कहीं किसी की बातों का विरोध जरूर करेंगे। आपने कोई बात कही वो विरोध करेंगे, आपने कोई काम किया वो ठीक उल्टा करेंगे, है ना। तो किसी को खुश और सफल होते वो देख ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही ज्यादा सही रहती है, अक्लमंदी इसी में है। और ऐसे लोग घर परिवार हो या मोहल्ले में या कार्यस्थल कहीं पर भी झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से आमना सामना हो जाता है, और इनसे निपटने के लिए उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है, और बहस भी ना करें, उनको उनके हालात पर छोड़ दें। एक बात गांठ बांध ले कि कोई भी व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं जिसके पीछे आप मन की शांति को आप खोएं। सबसे बड़ी बहुत बड़ा मूल मंत्र आपने कहा है मंजरी, कि कोई व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण नहीं होता आपके लिए कि आप अपने मन का आपा खो दें, मन की शांति खो दें। और जब भी वो आपसे झगड़े बस आप शांत रहें। यही एक तरीका होता है कि हम उनसे बच सकते हैं। कई बार हम क्या होता है कि जो हमसे झगड़ता है हम उसका बराबर में जवाब देने लग जाते हैं, और यहाँ तक कि हम भी उसके बराबर होकर झगड़ा करने लग जाते हैं। तो सामने वाला तो यही चाहता ही है कि झगड़ा करे, है कि मतलब आपने कुछ बोला नहीं कि उसने बस उसका बाल की खाल निकाली नहीं, क्योंकि उसको बोलना होता है तो वो बोल के रहता है। तो ऐसी समय में आपको चुप हो जाना है और कुछ न कहें। जब भी वो झगड़ने की वजह ढूंढे आप वहां से हट जाएं। अगर वो फिर भी आमादा हो तो उसको कहिए कि अभी तुम जितना बोल रहे हो शांत मन से सोचना कि तुमने क्या बोला है, कैसा व्यवहार किया है, इसमें सही कितना था और गलत कितना था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। अभी हम शांत हैं और इसको मेरी कमजोरी मत समझो, और ना ही मैं गलत हूं, बस मेरे तुम्हारे में इतना अंतर है कि तुम जैसा मैं नहीं बनना चाहती, जिससे हर व्यक्ति दूरी बनाने लग जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है जी, कि हम उसे ऐसे समझा सकते हैं। बिल्कुल। और झगड़ालू ईर्ष्यालु मित्रों से भी दोस्ती रखना कठिन होता है मंदाकिनी जी, क्योंकि समूह में होने पर भी उनके अंदर जिसे वो पसंद नहीं करते उसकी हर अच्छी बात को नोटिस करते हैं, और वहीं पर कुछ ऐसा ताना मार देते हैं कि माहौल में खटास आ जाती
रहती है, क्योंकि यहाँ पर भी उसे इसी बात की लगी रहती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, बस मैं ही सही हूँ। ऐसे मित्र विश्वासघाती, असुरक्षित होते हैं, मुंह पर मीठा बोलना और पीठ पीछे चुगलखोरी करने में ही लगे रहते हैं। और सबसे दुख की बात ये होती है मंजरी कि ऐसे लोगों के साथ कई लोग जुड़ और जाते हैं। बिल्कुल, उनकी हाँ मिलाते ग्रुप बन जाता है ऐसे लड़ाईखोरों का, इस तरह के विपरीत विचारों वाले लोगों का, इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों का एक ग्रुप बन जाता है। मैं आज ही कहीं सुन रही थी कि जो सच्चा व्यक्ति है वो एक अकेला कोने में बैठा रहता है, खड़ा रहता है, या वो अकेला पड़ जाता है, क्योंकि सत्य है वो अकेला पड़ जाता है। लेकिन तो वैसे भी कहा जाता है कि अकेले ही होता है, सत्य की जीत में बहुत समय लगता है, लेकिन झूठ जो है इकट्ठा हो जाता है। आज एक बड़े व्यक्ति के बारे में मैं उनके विचार सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि बुरे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत जल्दी इकट्ठे होते हैं और बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन सीधा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति धीरे धीरे वो एक्टिव नहीं होते और ग्रुप में इकट्ठे नहीं होते हैं। तो इसलिए सच्चाई हार रही है और झूठ फैल रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और बात ऐसे लोगों की जो होते हैं वो गलती आप पकड़ लें, अगर ऐसे व्यक्ति कोई ना कोई गलती तो करते ही हैं, जब आप उनकी गलती पकड़ लें तभी आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। फिर उन्हें आप आईना आप उसको दिखा सकते हैं कि जब इनकी भी सामाजिक छवि खराब होती है और चार लोगों को पता चलता है कि फला बुरा है, नाहक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। कई बार सीधे सच्चे लोगों के संस्कार, आदर्श उनके अंदर शांत रहने की ओर प्रेरित करते रहते हैं और वे मौन रहकर, शांत रहकर सामने वाले को उसी की हाल पर छोड़ देते हैं। जो आग से जल रहा हो उसकी जली कटी बातों का जवाब नहीं दे, बल्कि उसकी तपन उसको ही पास रह जाएगी, यही सोचे और खुश रहे तो ज्यादा ठीक है। और झगड़ालू व्यक्ति से ऐसी दूरी बनाकर रखें, उसका प्रभाव उसी के ऊपर ही जाएगा। अगर वो हम उसे जवाब नहीं देते हैं कुछ, तो वो उसके पास ही रह जाएगा। अगर हमने जवाब दे दिया तो फिर वो मेरे पास आ गया। बिल्कुल सही कहा। तो जो गलत कहे तो उसको बोलो, तेरा तुझको ही अर्पण जो कहा जाता है, तेरा तुझको ही अर्पण। तुमने जैसा कहा वो तुम्हें ही मुबारक हो, सबसे बड़ी बात ये होती है। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों के बीच में रहना, उनके साथ निभाना, उनके साथ दोस्ती बनाए रखना, जबकि हम जानते हैं कि वो हमारे दोस्त नहीं है। बिल्कुल। कई बार चुप रहने में भी होता है कि वो सोचते हैं इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो ऐसे ही है। वो चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं कि वो शांत है, चुप है, तो ये डर गया है ना। ये हमारी मेजोरिटी से, हमारे ग्रुपिज्म से, हमारे समूह से, हमारी आदतों से, हमारी हरकतों से, नेगेटिविटी से डर गया, है ना। ऐसा बल्कि वो डरता नहीं इस जगह पे, उसकी अपनी जो उसके संस्कार मिले होते हैं उसके तहत वो शांत बैठा होता है। इंतजार करता है कि जब मौका मिलेगा तब हम वक्त पर छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को, कि वक्त ही ऐसे लोगों का निर्णय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। रोशनी हो न सकी, दिल भी जलाया मैंने, तुमको भूला ही नहीं, लाख भुलाया मैंने। मैं परेशान हूँ, मुझे और परेशान न करो, आवाज न दो।
कदर जल्द किया मुझसे कनारा तुमने, कोई भटकेगा अकेला ये न सोचा तुमने। छुप गए हो तो मुझे याद किया या न करो, आवाज न दो मुझको इस रात की तन्हाई में, आवाज न दो, आवाज न दो, आवाज न दो, जिसकी आवाज रुला दे मुझे वो साज न दो, वो साज न दो, आवाज न दो। मंदाकिनी जी हमारी एक सखी लिखते हैं कि झगड़ालू लोग वे होते हैं जो बार बार दूसरों से बहस करते हैं, छोटी छोटी बातों पर भी झगड़ा कर लेते हैं और गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। वे आसानी से दूसरों पर आरोप लगाते हैं और अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। झगड़ालू लोगों की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। गुस्सा जल्दी आ जाता है। झगड़ालू लोग छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं। वे किसी भी बात को बहस में बदलने में सक्षम होते हैं और बहस को आगे बढ़ाने में भी आनंद लेते हैं। सहनशीलता की कमी। झगड़ालू लोगों को दूसरे लोगों की राय सुनने या समझने में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वे अपनी बात को ही सही मानते हैं। दूसरों को दोष देते हैं। अपने गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार मानने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं। वे अपनी बात को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोगों से बचकर ही रहे तो अच्छा है। बहुत अच्छी सी बात। हम ये बात तो कहते हैं मंजरी कि ऐसे लोगों से बचकर रहा जाए, पर सच्चाई तो ये है कि ऐसे ही लोग हमारे सामने आते हैं बार बार। जी, हमें निपटना भी पड़ता है। हाँ, हम कहाँ बच के जाएंगे, कहाँ जाएंगे आप बच के? तो बच सकते नहीं है, है ना? इन्हीं लोगों से वास्ता पड़ता है जब आपका, तो आपको उस वास्ते से भी कहते हैं ना, उस बात से भी निपटना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपको सतर्क हो जाना चाहिए, ये कहने की बात है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से निपटने के लिए हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और उनकी बातों को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए। इससे हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा दे सकते हैं। और हाँ, कभी कभी दूर रहना ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। और एक और लिखते हैं कि झगड़ालू व्यक्ति से तो बच के रहना चाहिए। आमतौर पर घरों पर कोई ना कोई छोटी छोटी बात पर विवाद हो जाता है। बाद में ज्यादा शोर शराबा के साथ लड़ाई होने लगती है, जो अच्छी बात नहीं है। खाने पीने, कपड़ों की खरीदारी, पैसे के लेन देन में अक्सर घरों में या बाहर विवाद होते हैं। वाद विवाद से बचना चाहिए। परिवार के सदस्य भी किसी बात को नहीं मानते, छोटी छोटी बातों में बहस करेंगे और दूसरों को गलत बताएंगे। खुद चाहे कितनी भी झूठ बोले, आजकल कुछ माहौल और समय ऐसा आ गया है कि परिवार में आपस में बनती नहीं है। दो भाई होंगे तब भी अलग अलग रहना चाहेंगे। रेल यात्रा के दौरान बस ऑफिस और बाजार में जरा देर बात पर बहस और झगड़ा होने लगता है। जैसे झगड़े से हमेशा बचना चाहिए। झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि झगड़ालू लोगों से बात करना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ तरीकों से आप इस स्थिति को संभाल सकते हैं। जैसे कि आप शांत रहें, आप उनकी बात सुनने की कोशिश करें, थोड़ी उनके प्रति सहानुभूति रखें, स्पष्ट और सीधे बात भी करें, समझौता करने की कोशिश करें भी और नहीं भी करें। और वे लिखते हैं कि अपनी सीमाएं आप निर्धारित कर लें और आवश्यक दूरी उनसे बनाकर रख लें। इन तरीकों से आप झगड़ालू लोगों से बात करने में ज्यादा प्रभावी तरीके से निपट सकते हैं और अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण बिता सकते हैं। जाने किस जहां
तो मंजरी, अब एक समय है अंतराल का। अंतराल के बाद हम फिर लौटते हैं। तो अंतराल के बाद हम फिर से लौटते हैं और बात करते हैं कि झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से किस तरह बचना चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं मंजरी जी कि बहुत ही अपने विचार लिखते हैं। लगता है हमारे श्रोता भी इन बातों से दो चार हुए हैं। वो लिखते हैं, नमस्कार मंदाकिनी जी, हिंसक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये अपने साथ साथ हमारा भी नुकसान कर देते हैं और इनके लिए कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो कई बार आपसी तू मैं भी बड़ा एक झगड़े की वजह बन जाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से तो हर कोई दूर रहना चाहता है, पर वो लोग किसी न किसी तरह हमें अपने बीच में ले ही आते हैं। मुझे तो वैसे भी झगड़ा झंझट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक लिखते हैं कि झगड़ालू प्रवृत्ति के लक्षण, आसानी से क्रोधित होना। झगड़ालू व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी आसानी से गुस्सा हो जाता है। दूसरों की आलोचना करना, और वे दूसरों की गलतियों और कमियों को उजागर करने में रुचि रखते हैं। लड़ने या बहस करने में आनंद लेना। झगड़ालू व्यक्ति को बहस करना और लड़ना पसंद होता है। निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रवृत्ति, वे अक्सर बिना किसी बात को समझे कि तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। संवेदनशील और चिड़चिड़ा स्वभाव, झगड़ालू व्यक्ति अक्सर दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं और आसानी से चिढ़ जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों से हर कोई दूर रहना चाहता है। देखा जाए कि घर में भी चिक होती है, बिना बात लोग लड़ने को तैयार रहते हैं, चाहे पड़ोसी हो, चाहे घर की स्थिति परिवार हो। ऐसी स्थिति हर घर में देखने को मिलती है जिसमें कोई न कोई सदस्य हरदम लड़ने के मूड में ही बना रहता है। इसमें सबसे ज्यादा देवरानी जेठानी में ये लड़ाई लगी रहती है, या सास बहू के झगड़े की बिना घर में चैन ही नहीं होता कि घर में ये सास बहू के झगड़े भी चलते रहते हैं। साथ ही जरूरत है ऐसे महानुभावों से खुद को बचा के रखने की, क्योंकि उससे अपने समय का नुकसान होता है, काम का नुकसान, दिमागी नुकसान, आर्थिक नुकसान, मतलब सब नुकसान ही नुकसान है। झगड़े बचाकर किसी अच्छे काम में मन लगाएं, और कोई ऐसा करता है तो उसे रास्ते पर लाने का काम भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी बातें लिखी हैं सबने, और सबके संदेश से भी लग रहा है कि भाई ऐसी कोई ना कोई सबके साथ ये हुआ है। इसका मतलब हमारे श्रोताओं ने जिस तादाद में झगड़ालू प्रवृत्ति से लोगों से बचने की बात लिखी है, लगता है इनके जीवन में भी इस तरह के लोग आए हैं जहां वो परेशान रहे होंगे। लेकिन हर तरीके के लोग हैं और आसपास हर तरीके के लोग होते भी हैं, तो बस ये कि हम शांत रहें, उनसे बचने के तरीके सोचें। हाँ, लेकिन मंजरी एक बात ये होती है कि हम सोचने के तरीके, हम बचने के तरीके तो सोच लेते हैं, सोचिए उसमें भी कितना ऊर्जा खर्च होती है, बहुत खर्च होती है। आप जो झगड़ा करना ही नहीं चाहते हैं उस झगड़े का शिकार हो जाते हैं, और आपकी ऊर्जा जहां सकारात्मक बातों में लगनी चाहिए वहां आप उस नकारात्मक बात में घुस जाते हैं ना, बिना वजह। बिल्कुल। देखिए, हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग जो विवादी कहते हैं, अक्सर बहस करते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ना शुरू कर देते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, शिकायत करते हैं और बहस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये झगड़ालू प्रवृत्ति के लोगों में तो ये आदत होती है कि वो आसानी से क्रोधित हो जाते हैं, दूसरों की गलतियों और कमियों को हमेशा उजागर करते हैं, लड़ने या बहस करने में ही लगे रहते हैं, और वे अक्सर बिना किसी बात को समझने के तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो भगवान बचाए ऐसे झगड़ालू लोगों से। चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चल गए हम
जिंदगी को उतारे चले गए हम। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चल गए हम। बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चल गए हम। बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए, सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। मंदाकिनी जी, जरा याद करो कुर्बानी में आज हम बात करने वाले हैं क्रांतिवीर विष्णु गणेश पिंगले जी के बारे में। बिल्कुल। विष्णु जी का जन्म 2 जनवरी 1888 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के तलेगांव घाघोरे गांव में जन्म हुआ था और ये भारतीय क्रांतिकारी और गदर पार्टी के सदस्य भी रहे थे। मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 9 भाई बहनों में आप सबसे छोटे थे। प्यार भरा परिवार में आपका लालन पालन हुआ और जब वे 9 वर्ष की उम्र में थे तो उन्हें तलेगांव दाभेड़ के प्राथमिक विद्यालय में नाम उनका लिखा दिया गया था। 1905 में पिंगले ने पूना में महाराष्ट्र विद्यालय में दाखिला लिया जो उस वक्त बॉम्बे विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। यहीं पर से वे राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रभाव में आए और स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नेतृत्व में आंदोलन में सक्रिय रूप से आपने भाग लिया। हाँ, 1908 में तलेगांव दाभाडे के समर्थ विद्यालय में चले गए और 1910 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भी बंद कर दिया और विष्णु पिंगले मुंबई चले गए और माहिम में नौकरी करने लगे। वे गोविंद राव पोतदार के संग जुड़े, जहां की जिनके वो नौकरी भी किया करते थे वहां पर। और श्री पोतदार जो थे वो एक राष्ट्रवादी और विस्फोटकों के विशेषज्ञ थे, तो वहां भी उनके सहयोगियों से जुड़े। उनकी गहरी दोस्ती एडवोकेट हरि लक्ष्मण पाटिल से हुई। स्वदेशी आंदोलन उस समय चरम सीमा पर था श्रोताओं, और जापानी हथकरघा उद्योग से प्रेरित होकर पिंगले ने लातूर के पास अवाशा में अपना छोटा स्वदेशी करघा शुरू किया और वे इंजीनियर भी वैसे बनना चाहते थे। और इस अवाशा को औसा भी कहा जाता है। औसा भी इसे कहते हैं अवाशा को। 1911 में वे अवासा छोड़कर यूएसए चले गए। पिंगले सत्येंद्र भूषण सेन, करतार सिंह सराभा और अन्य गदर नेताओं के संपर्क में आए। इस तरह वे आगे चलकर अन्य भारतीय क्रांतिकारियों से भी जुड़ गए। 1914 में आपने कई साथियों संग अमेरिका से आप भारत आ रहे थे और गदर नेताओं से मिले जहां आकर के, और जहां वे विद्रोह की योजना बना रहे थे। कलकत्ता में सभी मिल रहे थे और लंबी चर्चाएं उनमें चली और योजनाएं भी उनमें काफी बनी।
और जहां तक बात पिंगले जी साहब की हम कर रहे हैं, तो पिंगले और सचिन सान्याल शंघाई से आए, वहां मुला सिंह के साथ विद्रोह की उन्होंने योजना पर चर्चा की और वे वहां से अमृतसर चले गए। रासबिहारी के विश्वास पात्र होने के कारण पिंगले ने पंजाब के गदरियों को बंगाली उग्रवादियों के सहयोग का आश्वासन दिया और दिसंबर 1914 के अंत में कपूरथला में एक बैठक में पिंगले ने घोषणा की कि एक बंगाली बाबू सुरेंद्र बोस जो बम बनाने के विशेषज्ञ थे, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मार्च 1915 में मेरठ और अंबाला की सैन्य छावनियों का दौरा किया और वहां के सैनिकों को भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उठने के लिए प्रेरित किया। 1915 में उन्हें धोखा दिया गया और उनके पास से उच्च विस्फोटक बम बरामद किए गए। विष्णु गणेश पिंगले और गदर के अन्य नायकों पर मुकदमा चलाया गया लाहौर षड्यंत्र केस के तहत और उन पर 1857 के विद्रोह की शैली में सेना के भीतर असंतोष पैदा करने और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। पिंगले को भारतीय दंड संहिता की धारा लगी और युद्ध उकसाने और छेड़ने के लिए ये दंड संहिता लगाई गई थी और कई अपराधों का उन्हें दोषी ठहराया गया और मौत की सजा भी उन्हें सुना दी गई। विष्णु गणेश पिंगले और उनके सहयोगी करतार सिंह सराबा को 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई और भारत की क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम के वो प्रतीक भी बन गए। और मध्य मुंबई के उपनगर चिंचपोकली में एक सड़क का नाम उनके नाम पर भी रखा गया। तो ऐसे क्रांतिवीर को हमारा कोटिशः नमन। इसलिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। ओ किस लिए मिल मिल के दिल टूटते हैं, इसलिए बन बन महल टूटते हैं, इसलिए दिल टूटते हैं। खामोश है सबकी ज़बान, ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल, ना कोई दीपक है ना कोई तारा है, गुम है ज़मीन दूर आसमां, ऐ दिल कहाँ तेरी मंजिल। ढल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए। ओ ढल गए नादा वो आंचल के साए, रह गए रास्ते में अपने पराए, रह गए अपने पराए। ना हम
सफर नाकारवां है दिल कहाँ तेरी मंजिल। नटनी जी, पीढ़ियों में बदलाव यानी साक्षी बने, हम सभी साक्षी बने हैं और हमारी पीढ़ियों ने जितना बदलाव देखा है, कैसे कैसे दिन गुजारे हैं, शायद ही उन सब का आनंद अब कोई ले पाएगा। कई बार मन करता है अब लौट चले, लेकिन भौतिक आधुनिक सुविधाओं के इतने आदी हो चुके होते कि चाह कर भी लौटना असंभव सा लगता है ना। और क्योंकि अब लोगों में वो बात नहीं रही, सुरक्षा की दृष्टि से भी सोचना पड़ता है, जमाना तेजी से बदल रहा है। हमने पैदल यात्रा करने से लेकर बैलगाड़ी, तांगा, रिक्शा, साइकिल, बस, ऑटो, कार, हवाई जहाज तक का सफर भी तय किया है। खाट खटोले पर लेटकर तारों की सैर करिए, वहीं अंतरिक्ष की परतों को भी स्क्रीन पर निहारा है। बिल्कुल सही कह रही हैं मंजरी आप। और पोस्ट कार्ड की बात करें, अंतर्देशीय जिसे हम इनलैंड कहा करते थे, लिफाफे से लेकर हम संदेश भेजने की नई दुनिया में नेट के माध्यम से आगे चले गए और पेन कलम दवात की जगह अब अंगूठे ने फिर से ले ली है। हमने बैरंग खतों से लेकर लाइव चैटिंग, वीडियो कॉल तक का सफर देखा है, बल्कि देख भी रहे हैं। और मोटी मोटी किताबों की दुनिया हमने देखी है, किसी कहानियों की दुनिया को हमने पढ़ा है। कल्पना लोक में हम खो जाते थे, ऐसे बच्चे हुआ करते थे। वहीं अब मोबाइल पर इन सबको सुनना देखना हमारी पीढ़ी ने देखा है। तो पहले हम गाते थे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई, और अब उसे हम वीडियो में भी देख पाते हैं। और फूस की बनी झोपड़ी, अरहर की टट्टी से बनी छतें, खपरेल लकड़ी ईंटों से बने घर से लेकर सीमेंट कंक्रीट से बने बड़े बड़े घरों से लेकर इमारतों को हमने बनते देखा। हम उसमें रह भी रहे हैं। और मिट्टी के बने घरों में टिमटिमाती कुप्पी और लालटेन से लेकर ट्यूबलाइट का सफर तय किया है। पेड़ों तले आती हवाओं का जमीन पर ऊँघते हुए सोना, और सोने से लेकर नर्म गद्दों पर एसी कूलर तक का दौर हम देख रहे हैं। बिल्कुल। हाथ के पंखे यानी जिसे बैना कहा जाता था, उससे लेकर टेबल फैन तक का हमने इस्तेमाल किया है। बिल्कुल किया है। एक समय था जब हम लाइट जाते ही हाथ में पंखी लेकर हवा किया करते थे, और कहाँ आज सारी सुविधाएं हैं। और तालाब पोखर की अगर हम बात करें तो तालाब पोखर नदी कुएं झरनों से लेकर बाथ टब शावर में नहाना भी आज हम देख रहे हैं। और पतलों में हम खाना खाया करते थे। किसी फंक्शन की बात करें, कुल्हड़ में पानी पिया करते थे। ट्रेन में हमें कुल्हड़ की चाय मिला करती थी। मटके सुराही का पानी से लेकर हमने किया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि बंद बोतलों में पानी बिक रहा है। और हमारे एक साथी भी लिखते हैं इसी विषय पे कि पीढ़ियों में बदलाव एक स्वाभाविक क्रिया होती है, और ये बदलाव वर्तमान समय के अनुसार विचारों और मूल्यों के रूप में होते हैं। खास बात यह है कि इन पीढ़ियों के बदलाव की साक्षी भी एक पीढ़ी ही होती है, जो पहले की पीढ़ी और आज की पीढ़ी की तुलना करती है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि हम में से सभी पिछली पीढ़ी, वर्तमान की पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ी के अंतर परिवर्तन पर तर्क वितर्क ना करें, और ना ही नए पुराने के नियमों को एक दूसरे पर थोपे, बल्कि समय अनुसार इनमें होने वाले बदलाव को स्वीकार भी करें और वर्तमान के समय अनुसार भी जीवन जिए। लेकिन जो हमने जैसे तख्ती, स्लेट, स्याही, कलम, दवात से लेकर डिजिटल तकनीक से लिखना देखा है, सीखा है, चिमनी, कुप्पी, दिया, डिबरी, लालटेन, गैस बत्ती, यानी जो हम ये बातें कर रहे हैं, चूल्हे पर हमारा खाना बनना हमारे घरों में बना करता था, इलेक्ट्रिक स्टोव को देख लिया, इंडक्शन ओवन तक को हमने देखा है। यानी कि और अब तो देखिए ना, एआई तकनीक भी आ गई है। इसे भी हम देख रहे हैं कितने कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ पहुँच गए हैं। हाँ। यानी कि हमने जो जीवन जिया उनमें हमने बहुत सारे बदलाव देख ली हैं और स्वीकारा भी है। बिल्कुल स्वीकारा है। और वहां से करते करते आज हम इस स्थिति में आए हैं जी। और बिना बिजली के भी हम रहे हैं मंजरी, और जबकि आज अगर देखा जाए तो एक पल भी हम नहीं रह पाते। और बालों में चुपड़ा, सरसों का तेल चुपड़ लिया करते थे, बदन में लगा लिया करते थे। आज के बच्चे तो मॉइस्चराइजर से कम बात ही नहीं करते हैं, और सिरम लगाते हैं बालों में। सिरम लगाने के लिए चाहिए उन्हें। यानी कि छोटी छोटी चीजों में हमने परिवर्तन देखा है। कभी हम रोटी, अचार, कांदा रुमाल में बांध कर लेकर कांच के मतलब खाया करते थे। कहीं ले जाना हो तो रुमाल में बांध के भी खाते थे। और कांच के टिफिन तक का भी सफर तय किया है। रुमाल एक समय में लंच बॉक्स की पोटली जैसा होता था, जब रोटी अचार जिसमें बांधा जाता था। और गुड़ की चाय से लेकर शुगर फ्री तक की चखी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आगे देखा जाए तो हमने सिलबट्टा हमारे घर में हुआ करता था, हमारे घर में ओखली हुआ करती थी, है ना। तो वहां से लेकर हमने मिक्सर ग्राइंडर का बदलाव भी देखा है, बाइस्कोप देख लिया है, पर्दे पर प्रोजेक्टर हमने देख लिया है, फिल्म देख ली है, वीसीआर, टीवी और मल्टीप्लेक्स में हमने फिल्में देख ली। कहाँ एक हम गली मोहल्ले में पिक्चर दिखाने वाला आया करता था, बाइस्कोप का जो हम देखा करते थे, वहां से लेकर आज मल्टीप्लेक्स में हम फिल्में देखते हैं। और रेडियो की बात करें तो देखिए, रेडियो को हम घरों में रेडियो ही होता था उस समय, उससे सुनते थे। लेकिन आजकल ऐप आ गया, मोबाइल में हम रेडियो सुन रहे हैं, तो बदलाव हर जगह हो रहा है।
और अखबार से लेकर हम ई पेपर तक की, मतलब अखबार भी पढ़ते थे और ई पेपर भी आ गया है, उससे भी पढ़ते हैं। दातून से लेकर काला लाल दंत मंजन से लेकर हमने पेस्ट तक का इस्तेमाल किया है। घी वाली रोटी से लेकर पिज्जा का स्वाद चखा है और रेल के सफर से लेकर हवाई सफर का भी आनंद लिया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और मंदाकिनी जी, जो टिकट हम खरीदने जाते थे तो वहां पर एक वजन वाला भी लगा रहता था मशीन, तो वहाँ हम 1 रुपए का सिक्का या 50 पैसे का सिक्का डाल के अपना वजन भी तोल लिया वो भी करते थे। और आज हम ऑनलाइन बुकिंग के दौर को भी देख रहे हैं। यानी देखा जाए तो हमने बहुत सारे परिवर्तन देखे और वो बहुत मीठी मीठी यादें भी हैं। और हमने देखिए पीढ़े और टाट पट्टी से लेकर बुफे तक की दावतों का भी आनंद लिया बिल्कुल सही कह रही हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं। और हमारे श्रोता ने भी बहुत कुछ लिखा है। एक लिखते हैं कि पीढ़ियों में बदलाव हम सब साक्षी बने हैं भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी का यही जीवन है और इतने मधुर मुश्किल से हमें प्राप्त होता है, किंतु इस जीवन में ही जनरेशन गैप के चलते ही पीढ़ियों के बदलाव के साक्षी न बनकर हो रहे बदलाव में त्रुटियां निकाल रहे हैं, जबकि बदलाव प्रकृति का शाश्वत शिल्प है और इस शिल्प के साथ ही तालमेल बिठाते हुए पीढ़ियों के बदलाव के साक्षी बनने से पहले उसे सर्वप्रथम स्वीकार करना होगा। और ऐसा तभी हो सकता है जब हम अपने समय की तारीफ में ही लगे रहने से बचें और उनके सम्मुख आ रहे बदलाव को भी स्वीकार करें। और पीढ़ियों में बदलाव, सार्थक परिवर्तन लाना एक जटिल और गहन प्रक्रिया है। इसमें धैर्य, समय और निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। वास्तविक परिवर्तन ना तो एक रात में होता है और ना ही एक पीढ़ी में, बल्कि यह कई पीढ़ियों के अनुभव और समुदायों के धीरे धीरे बदलती धारणा से आकार लेता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले समाज सेवी संगठनों के लिए यह वास्तविकता दोहरी चुनौती पेश करती है। और एक तरह से फंडिंग एजेंसियों को जहां तुरंत मिलने वाले नतीजों की अपेक्षा होती है, वहीं दूसरी ओर पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले बदलाव की धीमी और स्वाभाविक रफ्तार का भी ध्यान रखना होता है।
मंजरी जी, इन दिनों गर्मी बहुत पड़ रही है और इंस्टेंट शरबत लोग बनाना पसंद करते हैं और पीना भी पसंद करते हैं। हमारे श्रोता भाइयों ने लिखकर भेजा है, बहनों ने भी। बिल्कुल। तो लिखते हैं कि झटपट शरबत बनाने के लिए इसकी सामग्री 1 कप पानी, 1 कप चीनी, आधा कप ताजा फलों का रस जैसे कि आम, संतरा या मौसमी, बर्फ के टुकड़े, ताजा पुदीने की पत्तियां। विधि है, चीनी का घोल बनाएं, एक बर्तन में पानी और चीनी मिलाकर गर्म करें, चीनी को पूरी तरह से घुलने तक पकाएं, ठंडा करें, फलों का रस मिलाएं और ठंडे घोल में ताजा फलों का रस मिलाएं, बर्फ डालें, 1 गिलास में बर्फ के टुकड़े डालें और उसमें शरबत डालें, ताजा पुदीने की पत्तियां से गार्निश करें, तुरंत परोसे और मजे लें और अपनी पसंद के अनुसार फलों का रस आप शरबत बना सकती हैं। वहीं एक हमारी सखी लिखती हैं कि 1 प्याला थोड़ा भुना हुआ सौंफ ले लें, सौंफ और 2 चम्मच काली मिर्च, 5-6 इलायची, फल के बीज और जरूरत के अनुसार चीनी ले लें और सभी सामग्री को मिक्स करके मिक्सर जार में पीस लें। भुनी हुई सौंफ के बीजों का इस्तेमाल करने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप चीनी मिश्री को भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आप इसे बाद में शरबत बनाते समय डाल भी सकते हैं। अब इसे कांच के जार, एयर टाइट कंटेनर में डालें और सूखी जगह रख दें, ठंडी सूखी जगह पर, और इसे 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत बनाने के लिए इसे सीधे ठंडे पानी में डालें, छान लें, शहद, चीनी पाउडर, केसर पानी डालें और 1 बर्फ का टुकड़ा भी डालकर पी सकते हैं। बिल्कुल। और हमारी एक लिखते हैं कि घर पर बनाए नींबू शिकंजी का रेडी टू यूज पाउडर। सामग्री 1 किलो शक्कर, 1 किलो नींबू के रस को शक्कर में मिलाकर ट्रे या थाली में डाल दें, लेकिन परत पतली हो, थाली का प्रयोग करें। इन सभी थालियों को पंखे के नीचे रखकर 3-4 दिन सुखाएं और बीच बीच में पलटते रहें। सूख जाने पर मिक्सी में पीसकर इसका पाउडर बनाकर स्टोर कर लें। ये पाउडर आपका 1 साल तक चलेगा। जब भी शिकंजी पीने का मन हो बनाएं और आनंद लें और मेहमानों को पिलाएं। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 1 कप पानी लें, 1 कप चीनी लें, आधा कप ताजा फलों का रस लें जैसे कि आम है, संतरा है, मौसमी है, बर्फ के टुकड़े लें। ये तो अच्छा आपने बता दिया था। और एक श्रोता देखिए ये भी लिखती है कि शरबत बनाने का पाउडर एक मिश्रण होता है जिसमें विभिन्न सामग्रियों को मिलाकर बनाया जाता है। तो आप उसके लिए चीनी या शक्कर ले लें, सिट्रिक एसिड या नींबू का एसिड ले लें, फलों का स्वाद वाले आम, संतरा, मौसमी ले लें और कोई रंग ले लें और चीनी का पाउडर बनाएं। पहले चीनी को पीसकर फिर उसमें चीनी के पाउडर में सिट्रिक एसिड मिला दें, फलों का स्वाद मिलाएं, अच्छी तरह से इसे मिलाएं और बाद में चाहते हैं तो शरबत का रंग आकर्षक हो तो थोड़ा रंग मिला सकते हैं। और यदि आप शरबत पाउडर को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो प्रिजर्वेटिव इसमें मिलाएं और मिश्रण को पैक करके आप रख सकते हैं और जब भी आपकी इच्छा हो इसे पी सकते हैं। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबे जब दिल की नैया, सामने थे किनारे। हम थे जिनके सहारे। क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे, रेत की है दीवारें, जो भी चाहे गिरा दे, जो भी चाहे गिरा दे। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। और अब मंजरी सखी सहेली कार्यक्रम से हम विदा चाहते हैं। जी।
इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।